नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन, जिसे हम कवर करेंगे, और सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग भी, जिसे हम कहते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 में। उस चैप्टर को बहुत ही ईजी तरीके से क्लियर करूंगा। हाय दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेसी आर्ट्स पे, जहां पे आपको क्लास 11th और 12th के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स के, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाए जाते हैं। तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपकमिंग वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th में आपको पढ़ना होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स टर्म में पढ़ना है आज हमें मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? कोई भी इकोनॉमिकल जो बात होगा वो लार्ज स्केल पे होगा। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक लार्ज स्केल कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे, महंगाई के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेंगे, नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन पॉवर्टी, ये सभी क्या हैं? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आते हैं। यानी एक मैक्रो मुद्दा, एक मैक्रो कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में से समझते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। बिहेवियर हम समझते हैं इकोनॉमी में से कि इसको एग्रीगेट कहते हैं, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या, अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम क्या है, वही बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आप सभी के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स के लिए, या फिर मैं इसका लिंक जो है पीडीएफ का वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। नेशनल इनकम जो है वो एक ब्रांच है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है वो एक ब्रांच है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो इस बात को पक्का करता है कि नेशनल इनकम और रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं वो इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेशनल इनकम और जितने भी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो बेसिकली मेजर्स क्या क्या करते हैं? मेजर्स करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को। प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट्स को लोकेटेड होते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी में, जिसका भी उत्पादन किया जाता है अर्थव्यवस्था में, किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे, वो सब बेसिकली कहलाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे प्रोडक्शन के एक्टिविटी का कई सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जीएनपी, एनएनपी, ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से सिस्टम जो होता है वो नेशनल अकाउंट का है, और इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? एक जोग्राफिकल टेरिटरी, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, ठीक है, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहाँ पे कोई व्यक्ति या फिर कोई भी जो सामान है या फिर कोई भी जो पूंजी है वो बिल्कुल फ्रीली तरीके से सर्कुलेट कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है, शासन प्रबंध करती है, और उस जगह पे कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सामान या फिर कोई भी कैपिटल सर्कुलेट कर सकता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन किस चीज़ का है? फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन किसी व्यक्ति का है, किसी सामान का है, किसी भी कैपिटल का है। ये बात मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को ही समझेंगे यहाँ पे। फ्रीडम जो बेसिकली वो बेस्ड है, इसका स्कोप क्या है? तो बेस्ड है फ्रीडम क्राइटेरियन के आधार पे, और स्कोप जो इकोनॉमिक थ्योरी को उसको डिफाइन किया गया है 4 भागों में। पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, जिसमें टेरिटोरियल वाटर्स या फिर एयर स्पेस आता है। एम्बेसीज मतलब कि जो कंसुलेट्स करते हैं मिलिट्री बेसिस को जहाँ पे स्थापित होता है, और इसमें एक्सक्लूड होता है, इसमें ऐड नहीं किया गया है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को। सिर्फ एयरक्राफ्ट ये ऑपरेट किए जाते हैं किसकी तरफ से? कंट्री की तरफ से ही। 2 या फिर 2 से अधिक कंट्री इसको ऑपरेट करती है, ठीक है, ये सब स्कोप है। और चौथा फिशिंग विजल्स, ऑयल, ये सब भी, नेचुरल गैस भी इसका स्कोप है। हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स किसे कहते हैं? रेसिडेंट्स वर्सेस सिटीजन क्या होता है? यहाँ पे सिटीजन या फिर नेशनल एक ही वर्ड है, और रेसिडेंट बिल्कुल दो अलग अलग टर्म्स हैं। एक रेसिडेंट एक टर्म है और दूसरा सिटीजन एक टर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन को ही हम रेसिडेंट कहते हैं, बिल्कुल नहीं। रेसिडेंट बिल्कुल कोई सिटीजन नहीं है। हम एक ऐसा व्यक्ति को हम सिटीजन कह सकते हैं जो रेसिडेंट है, लेकिन हम सिटीजन जो कंट्री में है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंट्री का रेसिडेंट हो। मतलब क्या कि एक व्यक्ति
जो किसी एक कंट्री का नागरिक है एक ही जगह पे, वो किसी और जगह पे रहने के लिए तो जा सकता है, लेकिन वो सिटीजन किसी एक कंट्री का ही कहला सकता है। तो एक सिटीजन, कोई भी सिटीजन जो सिटीजनशिप होती है, किसी का नागरिकता होता है, वो किसी एक जगह का ही हो सकता है, लेकिन वो एट अ सेम टाइम किसी दूसरे कंट्री में भी रह सकता है। एग्जाम्पल में, अगर कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन है तो वो अमेरिका में भी रेसिडेंट कर सकता है, रह सकता है, वो चाइना में भी रह सकता है, जापान में भी रह सकता है, लेकिन वो सिटीजन चाइना, जापान और नेपाल सबका नहीं हो सकता है। वो रेसिडेंटशिप किसका होगा? वो सिटीजनशिप किसी एक कंट्री यानी कि इंडिया का ही रहेगा, या फिर उसको चेंज करवाना है तो वो चाइना का भी हो सकता है, जापान का भी, लेकिन एक ही कंट्री का वो रह सकता है। रेसिडेंट कई सारे कंट्रीज़ के रह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेसिडेंट और सिटीजन में क्या फ़र्क है। बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। बड़े पैमाने पर जो भारतीय नंबर्स हैं वो बेसिकली सेटल्ड है यूएसए ऑस्ट्रेलिया में, तो वो वहाँ के बेसिकली क्या है? रेसिडेंट्स है। सिटीजन कहाँ के हैं? वो सभी भारतीय हैं, है ना। जितने भी एनआरआई लोग हैं, जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, इंडियन सिटीजन जो है भारत के, लेकिन वो रेसिडेंट किसके हैं? वो वहाँ के जहाँ पे वो रह रहे हैं। वो भारत से गए हैं, पंजाब से गए हैं एनआरआई, लेकिन वो बेसिकली सिटीजन है तो इंडिया के, लेकिन वो रह कहाँ पे रहे, काम कहाँ पे कर रहे हैं? दूसरे कंट्रीज़ में कर रहे हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब के एल्गोरिथम में इस वीडियो को रैंक करने में हेल्प मुझे कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। आगे है डेफिनेशन, समझते हैं इसके बारे में कि रेसिडेंट का मतलब क्या है। रेसिडेंट बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, एक ऐसी संस्था, रेसिडेंट मतलब ऐसी संस्था या फिर कोई भी व्यक्ति जो बेसिकली सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है उसका वहाँ पे है। मतलब वो किसी भी कंट्री में रहता है इस वजह से क्योंकि उस वहाँ पे उसका आर्थिक गतिविधि है, वो वहाँ से इनकम जनरेट करता है, वो वहाँ जॉब के पर्पस के लिए रहता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह का मतलब क्या है कि वो रेसिडेंट जो है उसका कुछ अलग है, मतलब वो कहीं और का निवासी है, लेकिन वो कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उस जगह पर रह रहा है। रेसिडेंट उसका सिर्फ क्यों है? क्योंकि उसका बेसिक इकोनॉमिटीज़ जो है, बेसिक एक्टिविटीज़ जो है वो वहीं अर्न कर रहा है, वहीं स्पेंड कर रहा है और एक्यूमुलेशन भी उसी स्टेट में कर रहा है। इसी वजह से उसको वहाँ का रेसिडेंस कहते हैं, ना कि वहाँ का सिटीजन कहेंगे। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या एग्जाम्स के फार्मूलाज क्या हैं स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर रेसिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी एंड नॉन रेसिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन इनसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो जो किसी कंट्री का रेसिडेंस नहीं है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है ना, अपने बेसिकली अपने कंट्री में जहाँ का वो निवासी है, वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है आर्थिक गतिविधियों में भी जहाँ वो रह रहा है। अगर वो अमेरिका में रह रहा है तो वो खर्च भी तो अमेरिका में ही करेगा ना, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी वहीं का इस्तेमाल करेगा ना। तो नेशनल प्रोडक्ट का ये फार्मूला है। वहीं दूसरा फार्मूला जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट का वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। वैसे जो कोई भी कारण जिससे हम पैसे अर्न करते हैं उसको हम फैक्टर इनकम रिसीव कहते हैं, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमाता है और किसी को भी खर्च करता है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप जितने विदेशी सामान खरीदते हैं, दुकान से खरीदते हैं, वो सारे सामान कहीं ना कहीं अब्रॉड के तो होते हैं। जब विदेशी सामान खरीदते वो पैसा कहाँ जाता है? अब्रॉड ही तो जाता है। नेशनल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NIFI ए, ये सब कुछ एक फार्मूला है। स्टूडेंट्स ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो उसको हम एक ही क्लास में, इसी क्लास में पूरा क्लियर करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? ये रेफर्स करता है स्टूडेंट्स की डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो भी फैक्टर इनकम है, मतलब जिन भी कारणों से किसी व्यक्ति ने पैसा कमाया है जो उस कंट्री का निवासी है, ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, दूसरे कंट्री से उसने पैसा कमाया है, ठीक है, जो वेजेस उसने कमाया है, जो सैलरीज उसने कमाया है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका में अपना घर रेंट पे लगा के रखा है तो वहाँ से उसको पैसा आ रहा है, तो ऐसे प्रकार के इनकम को क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसने कोई बिजनेस खड़ा किया विदेश में, वो रहता है इंडिया में है, तो वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसके बिजनेस से, उसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फार्मूला क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। यानी कि जितने आपने कमाया आपको वहाँ पर टैक्स तो पे करना होगा ना, तो जो टैक्स पे करेंगे वो क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो ये क्या निकल जाएगा हमारा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? बहुत अच्छे। तो आगे सब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स?
ऐसा कोई भी प्रकार का इनकम जो उत्पादन करने की वजह से अपने कंट्री में ही 1 साल के अंदर में आता है, उस इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और आपने इंडिया में किसी प्रकार से जो 1 साल में पैसा कमाया है, चाहे वो रेंट से, चाहे वो इंटरेस्ट से, चाहे वो बिजनेस से, चाहे वो सैलरी से, चाहे वेजेस से, किसी प्रकार से जो इनकम आपने अपने कंट्री में ही कमाया है, वैसे प्रकार के इनकम को हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि जितने प्रकार के तरीक़ों से आपने पैसे कमाए हैं वो अपने कंट्री का तो होगा ही, बल्कि वो बाहर से भी आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब आपने जो अपने कंट्री और बाहर के कंट्री से भी जो पैसे कमाए, आपने विदेश में घर ले रखा है, उसको रेंट पे लगा कर रखा है, वहाँ से जो पैसे आए हैं वो भी आपको कहलाएगा नेशनल इनकम ही। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम सिर्फ अपने कंट्री का इनकम, और इन नेशनल इनकम क्या होता है? बाहरी कंट्री से भी जो पैसे आपके पास आते हैं उसको कहते हैं नेशनल इनकम। दोनों के फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल गुड्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी गुड्स और सर्विस जो हम परचेज करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? बाय अ प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि हम कोई भी सामान या फिर कोई सुविधा को हम खरीदते हैं, ठीक है, कैसे करके? प्रोडक्शन यूनिट के माध्यम से, ठीक है, और दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदते हैं। किस पर्पस के लिए? रीसेल करने के लिए। एक कपड़े का दुकान वाला व्यक्ति एक कपड़े को अपने दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से कपड़ा खरीदता है, तो वो क्यों खरीदता है? उस कपड़े को बेचने के लिए, है ना, पर्पस ऑफ यूजिंग कम्प्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर, ठीक है, या फिर उसका इस्तेमाल करने के लिए वो खरीदता है उसी साल में। तो ऐसे प्रकार के सामान को हम इंटरमीडिएट गुड्स या फिर प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ऐसे कोई भी सामान, ऐसे कोई भी सुविधा जिसको हम खरीदते हैं, किस पर्पस के लिए? उसको दोबारा बेचने के लिए या फिर उसका खुद से इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए उसी साल में। तो वैसे प्रकार के सामान को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। आगे, फाइनल प्रोडक्ट्स या फिर एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे एक्सपेंडिचर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में होते हैं उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। और कोई भी गुड्स और सर्विस जो परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है, क्या करने के लिए? इस्तेमाल करने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हम निवेश करते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम फाइनल प्रोडक्ट्स कहते हैं या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर। एक कार खरीदते हैं आप, तो ये कार खरीदना क्या है? एक फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रहा है? हमारी वांट्स पूरा हो रहा है, हमारा इच्छा पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का, जैसे लैंड हो गया, मकान हो गया, फ्लैट हो गया, ये सब क्या है? इन्वेस्टमेंट है, और ये सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या फ़र्क है ये समझ लेते हैं। ये गुड्स सर्विस जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं या तो कंजम्पशन या तो इन्वेस्टमेंट के द्वारा किसी भी फार्म की तरफ से। वह इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वैसे प्रकार के गुड्स होते हैं जो परचेस किए जाते हैं किसी साल में एक प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से दूसरे प्रोडक्शन यूनिट के लिए, या तो उसको दोबारा बेचेंगे या तो वो खुद इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम, और इसमें इंक्लूड नहीं होता है नेशनल इनकम इंटरमीडिएट गुड्स में। जैसे एग्जांपल मिल्क हो गया, मिल्क परचेज करता है कंज्यूमर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। मशीन परचेज करता है, इंटरमीडिएट गुड्स है। वही कोल का इस्तेमाल जो फैक्ट्री में हो रहा है वो सब क्या है? ये सब बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स है। आगे समझते हैं कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होता है। ये वैसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो सेटिस्फैक्शन करते हैं किसी भी कंज्यूमर के इच्छा को। जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, इसके दो टाइप होते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देखिए, ड्यूरेबल गुड्स कैसे होते हैं? ऐसे सर्विसेज जो टाइम होता है, टाइम लाइक है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, वैसे सामान जो हमारा क्या करता है? समय बचाता है, तो वह ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड होता है कम्प्लीटली यूज अप एट द मोमेंट ऑफ द कंजम्पशन, जिसका इस्तेमाल हम किसी समय में उसी समय में कर सकते हैं जब उसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एग्जांपल में ब्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक सर्विसेज, कोई भी फूड आइटम है, तो ये सभी आइटम्स क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। और ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? सिंपल है कि वैसे प्रकार के गुड्स या सर्विसेज जो टाइम के साथ होता है, लाइक वॉशिंग मशीन, जब आपको उसका इस्तेमाल करना है तभी आप करना है। और नॉन ड्यूरेबल जो कम्प्लीटली यूज्ड है
उसी समय में, जैसे कि फूड आइटम्स हो गए, ब्रेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। वही कैपिटल गुड्स क्या होता है, ऐसे प्रकार के गुड्स होते हैं ये जिसका इस्तेमाल दूसरे गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ये आमतौर पे ड्यूरेबल होता है नेचर में, और इसका इस्तेमाल बार बार हो सकता है, लंबे समय तक हो सकता है। एक बिल्डिंग, एक मशीन जो है, एक बार बिल्डिंग आपने बना लिया तो उस बिल्डिंग में कई सारे लोग रहेंगे और कई दिनों तक रहेंगे। एक मशीन आपने ख़रीदा, वॉशिंग मशीन ख़रीदा आपने, उस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल आप एक बार नहीं कई बार करेंगे। तो कोई भी मशीन जो है वो बेसिकली कैपिटल गुड्स में कहलाएगा। कार क्या है, कार परचेस किया टैक्सी ड्राइवर ने, क्या करने के लिए, ट्रेवल एजेंसी या फार्म की तरफ से। तो ये बेसिकली क्या है, उसका कैपिटल गुड्स है जिससे वो बेसिकली पैसा अर्न करेगा, है ना। वो बेसिकली उसको इसलिए ख़रीद रहा है जिससे वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करता है दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को। उसने कार ख़रीदा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं ख़रीदा है, वो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए उसने ये कार ख़रीदा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक्स और फ्लोस के बीच में फ़र्क क्या है, चार्ट से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा आई होप। देखिए, स्टॉक्स का मतलब होता है वैसे कोई भी वेरिएबल्स जिसका मैग्नीट्यूड मेज़र किया जा सकता है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, मतलब कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो इसका टाइम डायमेंशन, जैसे कैपिटल मनी या फिर सप्लाई, इन्वेंट्री, नेशनल वेल्थ, ये सब हम तो मेज़र कर सकते हैं, है ना। कोई भी कैपिटल कितना है, मनी कितना है, इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन फ्लो क्या होता है, ये वैसे वेरिएबल्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो मेज़र करना संभव है। ठीक है, और इसका डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इसके डायमेंशन बहुत ज़्यादा हैं। मेजर ये भी हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें। बात करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बारे में। क्या होता है, इनकम के टाइप्स हैं ये। देखिए, फैक्टर इनकम ऐसे प्रकार के इनकम है, ये नाम ही है फैक्टर इनकम, जिसकी वजह से वैसे सभी कारण, जिन जिन कारणों की वजह से आप इनकम आ रहा है, जो भी कारणों की वजह से आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, रेंडरिंग फैक्ट्री सर्विस, प्रोडक्शन प्रोसेस, बायलैटरल इन नेचर, किसी भी कारण की वजह से आप इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सभी फैक्टर इनकम में आते हैं, जिन कारण की वजह से आपका आमदनी है। और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, वैसे कोई भी इनकम जो आप जनरेट नहीं करते हैं, ये आपको प्राप्त हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, रिसिप्ट के फॉर्म में प्राप्त हुआ है, विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, बिना कोई भी सर्विस दिए हुए, बिना कोई सामान बेचे हुए जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ट्रांसफ़र पैसा आपके पास आ रहा है वो क्या, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, वैसे ही और सब्सिडीज़, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, टैक्सेस जो पेड करते हैं इंटरप्राइजेस। तो देखिए, यहाँ पे कोई पैसा आपने नहीं लगाया, ये आपका पैसा तो है नहीं। एक स्कॉलरशिप का पैसा स्टूडेंट को जो मिलता है वो पैसा क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र इनकम है, वो तो उसने जनरेट नहीं किया है ना। ये तो एक ऐसा प्रकार का इनकम है जो बेसिकली कैसा है, जो किसी के पास आया है बिना किसी सर्विस को दिए हुए, है ना। चलिए, बहुत अच्छे। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए, ये रेफर्स करता है एडिशनल मोड ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कंपोनेंट क्या है इन्वेस्टमेंट के, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, पहला फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो होता है जो फिक्स्ड कैपिटल पे हो वो कहलाता है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, जिसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है जो इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर किसी प्रकार के जो फिनिश गुड्स हैं या इन्वेंट्रीज़ हैं, उनको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट स्लैश चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फार्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी नोट्स का, जिससे आपको हेल्प होगा। कैपिटल लॉस क्या होता है, कैपिटल लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। एग्जांपल में आपने एक एसी ख़रीदा और आपने एसी ख़रीदने के बाद किसी कारण की वजह से, नेचुरल कैलेमिटीज़, अर्थक्वेक, फ्लूड, इन सभी की वजह से उसका नुकसान हो गया, कैपिटल का नुकसान हो गया, वो टूट गया।
तो ऐसे प्रकार के लॉस को क्या कहते हैं हम? कैपिटल लॉस कहते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो या फिर अचानक आग लग गया, आप फैक्ट्री में आग लग गया तो क्या हो गया, कई सारे मशीन जल गए, तो काफ़ी नुकसान हुआ, तो कैपिटल लॉस। ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब ये रेफर करता है टोटल एडिशन इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये रेफर्स करता है एक्चुअल एडिशन कितना किया गया है कैपिटल स्टॉक में, इकोनॉमी में, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में, क्या करने के बाद आप आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। टैक्सेस कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, इसीलिए हम जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वैसा कोई भी प्रकार का टैक्स जो किसी भी उत्पादक की तरफ से या फिर सब्सिडीज़ की तरफ से रिसीव्ड होता है, फ्रॉम द गवर्नमेंट को रिसीव्ड होता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये कहलाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? तो सिंपल सा ऐसा प्रकार का टैक्स जो सरकार जो है वो लगाती है प्रोडक्शन पे या फिर सेल पे, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये लाइबिलिटी है जो पे करना होगा आपको, बर्डन है टैक्स का जो पे करना है, हर व्यक्ति को पे करना होता है एक GST के फॉर्म में। पहले ये अलग अलग फॉर्म में था, वैट अलग अलग करके, लेकिन अब GST में आ गया है। तो हर सामान, एक चॉकलेट भी खरीदते तो उस पर GST लगता है, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हमारे इनकम पे लगता है, हमारे सैलरी से काट लिया जाता है, उसको कहते हैं। सब्सिडीज़ क्या होता है? ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है किसी व्यक्ति को प्रोडक्शन पे या फिर सर्टेन कमोडिटीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाता है कि भी एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए प्रोडक्शन को सर्टेन गुड्स के लिए खास तौर पे, जिससे गुड्स को बेचा जा सके कम दामों पे। सरकार, मान लीजिए एक सामान का दाम 10 रुपया है, तो सरकार जो है वो आपसे यानी कि कंज्यूमर से 7 रुपया ही लेगी, लेकिन प्रोड्यूसर को 10 रुपया देगी। तो इसमें से सरकार का कितना पैसा जाएगा? 3 रुपया, क्योंकि आपसे तो 7 रुपया ले रही है। तो ये जो 3 रुपया है इसको बोलते हैं सब्सिडी, जो सरकार आपके बदले प्रोड्यूसर को पे करती है। क्लियर होगा? बिल्कुल क्लियर होगा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, और यूट्यूब के एल्गोरिथम में बूस्ट करने में इस वीडियो को हेल्प करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट भी कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो। देखिए, मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस रेफर्स करता है टू द प्राइस, ऐसा प्राइस जहाँ पे प्रोडक्ट जो है यूजुअली सोल्ड किए जाते हैं मार्केट में। जिस दाम में मार्केट में कोई सामान बेचा गया उसको कहते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? वैसा कोई भी प्रकार का अमाउंट जो पेड किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, कंट्रीब्यूशन किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट रेफर्स। मतलब कि उत्पादन करने के लिए जो जो खर्चा है वो सब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जिन कारणों की वजह से जो दर लगा है उत्पादन करने में वो, और प्लस इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST और सब्सिडीज जो सरकार दे रही है उस सामान पे, ये हो गया मार्केट प्राइस। तो आपको सवाल आएगा न्यूमेरिकल तो बना दोगे। GDP का यहाँ पे GDP प्लस MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, ठीक है। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स। ये रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सामान जब दूसरे कंट्री को बेचते हैं। इम्पोर्ट मतलब जब हम सामान दूसरे कंट्री से खरीदते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को हम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इम्पोर्ट जो होता है वो खर्च होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी कि अपने कंट्री में जो खर्च किया गया है फॉरेन कंट्रीज़ में, अपने कंट्री से जो फॉरेन कंट्री पे खर्च किया गया है वो इम्पोर्ट्स है। और इम्पोर्ट्स कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है अपने किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। जितने ज़्यादा इम्पोर्ट होगा उतना ज़्यादा अपने कंट्री का नुकसान होगा, वो अच्छा बात नहीं है, ठीक है। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या है? यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। यहाँ पे बेसिक्स जो हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस है, एडजस्टमेंट है GDP का, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब GDP MP जो होता है उसको ग्रॉस GDP फाइनल प्रोडक्ट्स वैल्यू जो होता है मार्केट प्राइस में, जहाँ पे क्या बायर्स वो पे करते हैं लेकिन प्रोडक्शन यूनिट में जो खर्च है वो अलग आया है, तो इसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक सामान को उत्पादन करने में 10 रुपये लगा है, लेकिन इसके लिए उत्पादन करने में आपको जो पे हो रहा है वो 8 रुपया हो रहा है। तो ये क्या है? नेशनल इनकम एग्रीगेट्स या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है?
तो ये सब फार्मूला है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ईजी सा फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट आपको इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। काफ़ी ईजी सा चैप्टर है, समझ में आ जाए तो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लोज क्या हैं? 2 टाइप्स हैं। रियल फ्लो, जिसे फिजिकल या प्रोडक्ट फ्लो भी कहते हैं, ये रेफर्स करता है फ्लो जो होता है फैक्टर सर्विसेज का, जो भी हाउस होल्ड से हो या फार्म से हो, उसको कहते हैं हम रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या होता है? जो फ्लो होता है मनी का, पैसा का, वो किस फॉर्म में होता है? फैक्टर पेमेंट। किसी वजह से, एक घर को ख़रीदने में, एक सामान को ख़रीदने में, रेंट को पे करने में, वेजेस को पे करने में, कोई भी चीज़ को परचेस करते हैं, उसको हम मनी फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर मार्केट का बहुत अच्छा चार्ट दिया गया है, जहाँ समझ सकते हैं कि फैक्टर इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स क्या होता है? रियल वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स होते हैं, है ना। और लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस है। फार्म और प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। हाउस होल्ड और कंज्यूमर सेक्टर है। गुड्स एंड सर्विसेज में कंज्यूमर क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है किसी भी सामान या फिर किसी भी सुविधा पे। तो ये सब, ये क्या है? इधर प्रोडक्ट मार्केट और ये फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट क्या होता है पता है? फैक्टर पेमेंट्स। फेजेस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की? तो 3 फेजेस हैं। प्रोडक्शन फेज, जिसमें जनरेशन होता है इनकम का। दूसरा इनकम फेज, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का। और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज, जहाँ पे डिपोजिशन होता है, मतलब घटता है, इनकम घटता है। तो पहले उत्पादन करना होगा, तब तो पैसा आएगा, फिर इनकम आएगा, तो फिर इनकम खर्च भी होगा। तो ये डिफरेंट फेज है। और कितना फेज है? 3 फेज है इनकम का। क्लियर? बहुत अच्छे। इसका इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन भी है नेशनल इनकम का। प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, मतलब कि जो मेथड है जहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को अकाउंट में, कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट का, प्रोडक्शन प्रोसेस में खर्च कितना आया है, उस पर जो वैल्यू ऐड हुआ है। मान लीजिए एक सामान को खर्च करने में 10 का खर्च आता है, लेकिन उस पर एक ऐड हो गया है, एक अधिक यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। पहले 5 यूनिट हो रहा था, 6 का हो रहा है। जब 6 का होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए 10 रुपये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये बढ़ा, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्रॉब्लम क्या है डबल काउंटिंग का? देखिए, इसका मतलब है कि वैल्यू जो प्रोडक्ट है, काउंटिंग का जो प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा होगा एस्टिमेशन जो है नेशनल इनकम का उससे। प्रॉब्लम ये है कि काउंटिंग जो है वो बढ़ता जाएगा। जब वैल्यू इंटरमीडिएट गुड्स का क्या होगा? राइज होगा, तो काउंटेड एस्टिमेशन नेशनल इनकम का उसके साथ जो होगा फाइनल गुड्स का, वो भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। इस चार्ट से समझ सकते हैं। फार्मर सेल करता है वीट को 400 में और कंजम्पशन करता है 0, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया? 400। मिलर सेल करता है फ्लोर को, आटा को 600 वैल्यू ऑफ आउटपुट को, और कंजम्पशन कितना करता है? 400 का, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया? 200 का। 600 माइनस 400। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है? इस मेथड में हम ये पता करते हैं कि किन किन कारणों से हमारे पास पैसा आया है। वो आ सकता है एम्प्लॉय से, रेंट से, रॉयल्टी से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से, मिक्स इनकम, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड से भी, ठीक है, या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से भी, व्यापार करके भी। ये सभी प्रकार के इनकम को हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। जो भी पैसा से हम पैसा कमाते हैं, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट, इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार का, ठीक है। प्रॉफिट हो गया, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट का कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस डिविडेंड्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग। मिक्स इनकम क्या होता है? ऐसा कोई प्रकार का केस जहाँ पे टोटल फैक्टर पेमेंट क्या होता है, जिसकी वजह से आपका पेमेंट आया है, पॉपुलरली इसे मिक्स इनकम कहते हैं। जैसे ट्रेडर हो गया, स्मॉल शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, ये सब मिक्स्ड इनकम में आते हैं। तो बहुत ईजी तरीके से आप इस चैप्टर को सीख पा रहे हैं। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या है? मतलब वो सभी मेथड जिस पे आप अपना पैसा खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, ठीक है। जितने भी 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक या फिर नेट एक्सपोर्ट, इन सभी पे जो खर्च किया गया है, फाइनल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के बाद, प्रोडक्शन यूनिट्स को लोकेट करने के बाद
उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन क्या होता है? ये फाइनल कंजम्पशन है एक्सपेंडिचर का किसी भी हाउस होल्ड की तरफ से या फिर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जैसे कि NGO। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन क्या होता है? जब सरकार किसी भी चीज़ पे खर्च करती है, एक बजट बनाती है तो सरकार पैसा खर्च करती है। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल क्या होता है? यह एक्सपेंडिचर है जो किसी सामान को एक्वायर करने में या फिर इन्वेस्टमेंट करने में जो खर्च किया गया है अपने कंट्री में। एक रोड बनाया गया, रेलवे बनाया गया, तो ये सब डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। नेट एक्सपोर्ट या डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना फ़र्क है सामान जो हमने बेचा और कितना हमने सामान दूसरे कंट्री से ख़रीदा, उसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने आपको बताया है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम में फ़र्क क्या है? ठीक है, नेशनल इनकम का मतलब होता है कि किसी भी मनी वैल्यू, कोई भी सामान जो है, टोटल सामान जो है, फाइनल गुड्स और सर्विस का वैल्यू कितना है किसी भी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री में एक साल में, उसको कहते हैं नेशनल नॉमिनल नेशनल इनकम। और ये अफेक्ट होता है प्राइस और क्वांटिटी दोनों की वजह से। अगर प्राइस बढ़ेगा तो किसी सामान का क्वांटिटी भी घटेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा मार्केट में। और ये एक अच्छा प्रकार का मेज़र है इकोनॉमिक में, बिल्कुल ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है नॉमिनल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम क्या होता है? मनी वैल्यू जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की तरफ से ड्यूरिंग अ ईयर ऑन अ कॉन्स्टेंट प्राइस, एक निश्चित दर पे। ये अफेक्टेड होता है क्वांटिटी की वजह से सिर्फ, कि अगर क्वांटिटी घटेगा तो ही नुकसान होगा। ये एक ट्रू इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का कंट्री के लिए। तो रियल नेशनल इनकम काफ़ी अच्छा माना गया अर्थव्यवस्था में। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है? ये मार्केट वैल्यू को बताता है कि किसी सामान का, सर्विस का मार्केट वैल्यू कितना है अपने कंट्री में किसी एक साल में। रियल जीडीपी क्या बताता है? किसी भी सामान या किसी भी सुविधा का अपने कंट्री में कितना उसका प्राइस रहा है, बेस प्राइस क्या रहा है, कांस्टेंट प्राइस क्या रहा है। ये चेंज नहीं होता है और ये चेंज होता है। ठीक है, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं। रियल जीडीपी को मेजर कर सकते हैं, नॉमिनल को नहीं मेजर कर सकते हैं। ये यूज़फुल नहीं होता है नॉमिनल जीडीपी, और ये यूज़फुल काफ़ी ज़्यादा होता है। फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, करंट ईयर क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर क्वांटिटी बेस ईयर प्राइस। तो इस तरीके से आप इसका भी जीडीपी निकाल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, औसतन दर किसी भी सामान और किसी भी सुविधा का जो जीडीपी में है। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इस पर प्राइसेस जो चेंज होंगे उस पर इफेक्ट पड़ेगा, रियल चेंज में इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे आज की क्लासेस में सीखा है डियर स्टूडेंट्स। 3 मेथड्स हैं मेज़र करने को नेशनल इनकम के: वैल्यू एडर मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कैसे मेज़र करेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, यहाँ पर डिप्रिशिएट कर रहा है, NIT और NFIA। कंजम्पशन मेथड जो यहाँ पे है, इनकम मेथड, यहाँ पे कॉम्पनसेशन है एम्प्लॉयज़ का प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। और एक्सपेंडिचर मेथड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इस चार्ट से आप ईजी तरीके से समझ सकते हैं। और कुछ यहाँ पे फार्मूला है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जहाँ पे काफ़ी सारे फार्मूलाज जो हैं न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स में वो इन्हीं फार्मूला से बन सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अगर आप यहाँ तक उस वीडियो के पहुँच गए हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं और यूट्यूब को बता सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और एल्गोरिथम में ये हेल्प करेगा। वीडियो में आप हमारे सुझाव भी दे सकते हैं कि अगला किस चैप्टर पे आप टॉपिक्स चाहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ये भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।